से निकलने के Watch your parents have every day for the rest of your life. डार्क ह्यूमर या कॉमेडी का जो दुनिया है, उन्होंने अलग अलग एपिसोड्स में उन्होंने मजाक किया। चलता हुआ आपको उसमें स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आज की जनरेशन इसे देख रही है या इसे टॉलरेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे गाली को एज ए स्वैग देखा जाता है। बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश भैया, जो हमारे बिहार से हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। और आज हम लोग एक ब्रॉड टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह से एक अभी रिसेंट का कंट्रोवर्सी भी है, उसको अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सी हम लोग बात करेंगे किस तरह से गाली जो कल्चर अभी आपको हर जगह प्रिविलेंट देखने को मिल रहा है। गांव-गांव तक में जो बच्चे हैं, 10 साल 12 साल का जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल गाली जब तक यूज़ नहीं करते हैं ना, एक इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपनापन फील ना करते हैं। फील ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो हम कंक्लूजन पर नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा गाली गलौज अभी चल रहा है गांव से लेकर के शहर तक में। दूसरा बात ये है कि अभी कॉमेडी के नाम पर जो चल रहा है डार्क ह्यूमर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन सब से रिलेटेड अब्यूजिव लैंग्वेज जो अभी समय में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नीतीश भैया के बारे में कि नीतीश भैया अपने बारे में मेरे ऑडियंस को कुछ बता दीजिए आप। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे न्योता दिया यहाँ आने का और यहाँ कुछ शब्द कहने का। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं यहाँ IIT मद्रास में इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आई एम अ PhD स्कॉलर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मैं बेसिकली बिहार से रहने वाला हूँ, जैसे कि राहुल जी ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। मैं बिहार के वैशाली ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश से हुई है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अगर बिहार से हूँ तो मैं अरुणाचल प्रदेश से क्यों किया। मेरे पिताजी वहाँ टीचर थे, तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग अरुणाचल प्रदेश से की। फिर अरुणाचल प्रदेश से स्कूलिंग करने के बाद मैं राजस्थान से अपना UG किया, अंडर ग्रेड्स, and then I moved to South India, Tamil Nadu, for doing my masters. So basically I joined in 2020 here at IIT Madras in masters. Then in 2022 I upgraded to PhD for completing my PhD. So currently I am in final year of my PhD. So probably by next year I would complete. ओके, तो भैया यहाँ PhD स्कॉलर्स हैं और इस टॉपिक पर बात करने के लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट हैं, क्योंकि इतना इनका एक्सपीरियंस है और हर जगह से का एक्सपीरियंस इनका है। तो सबसे पहले हम भैया से जानना चाहेंगे कि ये जो डार्क ह्यूमर या कॉमेडी का जो दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा मतलब कभी हमेशा से रहा है, तो इसका एवोल्यूशन जो पहले था और जो आज है, उसमें आप क्या चेंज देखते हैं और कैसे कैसे इवॉल्व हुए? ये बहुत ही अच्छी सवाल है कि कॉमेडी डार्क ह्यूमर में कैसे बदल गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत में कॉमेडी कोई नई बात नहीं है। अगर हम पुराने समय में देखें तो पुराने समय में बिफोर 2000 हम लोग देखते थे कवि हास्य सम्मेलन। शायद आपने नाम सुना हो या आपने कभी देखा हो। हाँ, या आपके पिताजी जरूर देखे होंगे और मेरे पिताजी भी देखते थे, मेरे दादाजी देखते थे। तो उसमें कॉमेडी होती थी एंड विद इन दैट लिमिट, बिना कोई अब्यूजिव वर्ड कहे हुए और बिना किसी सोशल बाउंड्री को क्रॉस किए कॉमेडी की जाती थी। और वो एक साहित्य कॉमेडी होती थी, पोएट्री होती थी और ह्यूमर होता था उसमें। पर उसके बाद हमने देखा कि TV शोज़ आई, जैसे कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ की हम लोग ने देखा कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव ने इस चीज़ का शुरुआत की। उसी में हम लोग ने और भी कई सारे ऐसे कवि को और स्टैंड अप कॉमेडियन को उभरता हुआ देखा, जिसमें से एक कपिल शर्मा भी है। नाउ डेज ही इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। तो अगर हम उस समय देखें तो ऐसी चीज़ें थी नहीं। अगर हम कॉमेडी देखते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की गई थी और जो आज प्रेजेंट में चल रही है, इसमें आप बहुत ही गिरावट देखेंगे, इसकी क्वालिटी में आप गिरावट जरूर देखेंगे। जब इसकी शुरुआत हुई थी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर, और जहाँ राजू श्रीवास्तव ने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, तो उस समय कॉमेडी बस एक कॉमेडी था, ना कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना, कोई सोशल बाउंड्री को एक्सीड करना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियन या जेंडर के बारे में बिना टिप्पणी किए हुए कॉमेडी की जाती थी, जो कि इट वाज अ हेल्दी कॉमेडी। पर आफ्टर दैट इन 2012-13 द यूट्यूब्स केम इनटू द मार्केट एंड ऑल द शिट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, maybe I am using this word, but this is true word for such people who are using such type of word in the name of comedy. So all the shit started there,
and the YouTube channels were started getting money from the ads. If directly I will say it was getting monetized. So that's why many people from all over across the India, they started making YouTube channels. And they started comedy. For instance, we have seen the recent incident. हम लोग ने अभी रिसेंटली देखा कि किस तरह एक बहुत ही भद्दा मजाक किया गया हमारी वुमेन महिलाओं के ऊपर, ना केवल महिला के ऊपर, बाकी समाज के लगभग हर वर्ग के ऊपर उन्होंने अलग अलग एपिसोड्स में उन्होंने मजाक किया, जो कि मुझे लगता है कि ये कॉमेडी नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अपनी बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिट्स यानी उनके चैनल्स में ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए, ताकि लोग उनके कंट्रोवर्सीज को देखें, उनको ज़्यादा ऐड मिले, और अपने मज़े के लिए वो एक सोसाइटी को एक बहुत ही गंदे दलदल में धकेलते जा रहे हैं। जो पहले कॉमेडी स्टार्ट की गई थी, जो मैंने कहा कि द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज और जो हास्य कवि सम्मेलन हुआ करता था, और आज जो हो रहा है, इसमें कोई समानता नहीं है। और जो आज हो रहा है उसको हम कॉमेडी कह ही नहीं सकते। गाली को इस समाज में कॉमेडी नहीं कहा जा सकता है कि किसी को आप बेइज्जत कर रहे हैं, किसी के अगर कोई डिसेबल पर्सन है उसको आप बेइज्जत करके आप बोल रहे हैं कि ये कॉमेडी है। दिस इज़ नॉट कॉमेडी। Of course, this is absolutely nonsense. This is utter nonsense, and we should not tolerate this. That's what I can say. तो जैसा कि भैया ने बताया, बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से 2000 पहले की सिचुएशन थी और किस तरह से 2000 बाद की सिचुएशन चेंज हुई है। तो इन सबको अगर मैं एक समराइज करके मैं आपको बताऊं कि इसका मेन पर्पस ये है, कहने का हम लोग का ये मतलब ये है कि एक समय पर जो राजू श्रीवास्तव करते थे और एक समय में जो आज आप शॉर्ट्स में देखते होंगे, अगर आप डायरेक्टली फ्लोअर्स नहीं होंगे तो जैसा कि भैया ने बताया यूट्यूब चैनल बना करके ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी ढेर सारे चल रहे हैं, जहाँ पर खास करके एक मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ ज़्यादा होती है। मेरे को ज़्यादा आइडिया इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मेरे दोस्त लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेंगलोर को ले लीजिए, हर वीकेंड में आपको एक क्लब मिलेगा, उस क्लब में एक वाहियात सा चलता हुआ आपको उसमें स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, ये डार्क ह्यूमर के नाम पर एक गाली गलौज चलता है। देखिए राहुल जी, यही चल रहा है कि लोग डार्क ह्यूमर को और गाली गलौज को, किसी की बेइज्जती करना, उसके कमजोरी पे लोग उसको कॉमेडी मान रहे हैं, और मुझे तरस उन लोगों पे आ रहा है जो कि इसको डिफेंड करना चाह रहे हैं। यही चीज़ मैं नेक्स्ट में ये जानना चाह रहा था कि ये चीज़ तो समाज में चल रहा है और इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो जस्टिफाई करते हैं, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर करके, जो भी चल रहा है कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी के सपोर्ट में आप अगर ढूंढोगे तो वैसे 50-100 वीडियो मिल जाएंगे आपको जो उसके सपोर्ट में है, जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज, वो हमेशा पता है क्या बोलते हैं उसमें डिफेंड करने के लिए कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डार्क फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर बोलते हैं कि जैसे कि कोई बिहार से कोई बंदा है, अगर उसको डिफेंड कर दे, तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बिहार से कोई बंदा अगर बोल दे कि ये गलत है, तो उधर से जस्टिफिकेशन आता है कि तुम्हारा बिहार का भोजपुरी किस लेवल का है। फिर इसके बाद अलग अलग तरीका से लोग जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ओवरऑल बस इतना कहना है कि क्या आप इसको जस्टिफिकेशन पर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जो जस्टिफाई कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा। तो मेरे पास वैसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि कुछ बस चंद लोग अपनी बेनिफिट्स के लिए, बिकॉज आई डोंट नो पीपल आर अवेयर और नॉट, those people who are trying to justify these things, this kind of shits in the social media, they are actually earning the handsome money from the ads revenue generating from the YouTubes. So it's bread and butter for them. So we have to understand why they are actually defending it, और वो क्यों justify करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका रोजगार चल रहा है, उनके पास करने को और कुछ नहीं है। वो सोसाइटी को एक गंदी सी दलदल में धकेल करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, और उनकी अय्यासी टिकी हुई है इस पे। ये देश विदेश घूम रहे हैं यही सब कर करके। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मूल मंत्र दिया, मोरल एंड वैल्यूज़ दिए,
मुझे लग रहा है कि आज की जनरेशन इसे देख रही है या इसे टॉलरेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि शहीद भगत सिंह ने हमें क्या वैल्यूज़ सिखाए थे, और उन्होंने जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, और लेट्स से महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह, तो उनके मोरल एंड वैल्यूज़ को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई, पर आज कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के गुलाम जरूर होते जा रहे हैं। और अगर लोगों का व्यवहार नहीं बदला, लोग जागरूक नहीं हुए, लोगों को अगर समझ में ये बात अभी नहीं आई, तो हम बहुत ही जल्द सोशल मीडिया के गुलाम हो जाएंगे। और हमें भले ही मानते हैं कि हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, पर यही अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया के गुलाम हम जरूर बन जाएंगे। तो ये एक बहुत फेमस कोट है ये कि हम लोग को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिला, पर हमें सोशल मीडिया और भी बहुत सारे जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उससे हम लोग वो चीज़ें हमें गुलाम बना कर रखी हुई है, चाहे वो कॉन्शियसली बनाए या अनकॉन्शियसली बना, मतलब आपको डायरेक्टली बनाए या इनडायरेक्टली बनाए, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करके रखी हुई है। तो इसमें एक बड़ा सा एक मतलब ओवरऑल इन सब चीज़ को आपने एक शब्द कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लोग इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मैं रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें वो लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन हेलो मिस्टर, यू आर रॉन्ग, यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच टू डिफेम अदर पीपल। व्हाट अबाउट द अदर फंडामेंटल राइट्स, राइट? यू कैन नॉट से अब्यूसिव वर्ड टू अ वुमेन, राइट? और मुझे इस बात की हैरानी है कि जिस देश की प्रेसिडेंट महिला है, जिस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री महिला है, उस देश में महिलाओं पर इतनी अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है खुले प्लेटफॉर्म पे। व्हाट इज दिस? दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, वी शुड नॉट टॉलरेट इट। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार द्वारा आज तक इस पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ली गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा शब्द है, उस चीज़ को हमें गलत इंटरप्रिटेट नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को भी बेइज्जत करने का आपको राइट नहीं देता है, उसका अपना मोरल डिग्निटी है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 अबोलिशन ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन। आप किसी के डिसेबिलिटी पे आप कमेंट करते, किसी के जेंडर पे कमेंट करते, देन व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज दिस? यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, शायद ही उन्होंने भारत का संविधान कभी खोल के देखा होगा, अदरवाइज वो ऐसी कमेंट करते ही नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं या इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं दिस इज़ ऑल टॉलरेबल, वी शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, भारत में ऑलरेडी इतने क्राइम्स होते हैं, महिलाओं पे क्राइम्स होते हैं, रेप होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देन हेलो मिस्टर, आई विल जस्ट से कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो हमें उसे रोकने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसमें +1 करना चाहिए। आप मेरी बातों से सहमत है कि नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, क्या इसका ओरिजिनेशन है और कैसे ये लोगों में फैल रहा है, ये सब चीज़ पर हमने बात किया है। इसका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं सोसाइटी पर और बच्चों पर, किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है, इस पर थोड़ा हाईलाइट कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे किया कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो मैं कुछ डेटा रखना चाहूँगा कि भारत में लगभग 24% आबादी ऐसी है जो कि 15 साल से कम उम्र की है, और उसके साथ साथ लगभग 16% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 24 या 25 साल से कम है। तो अगर हम अपने देश की जनसंख्या देखें तो हमारी आबादी लगभग 1.46 बिलियन है। तो उसमें से अगर हम देखते हैं कि लगभग 40 से 42% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो कि 25 या 24 साल की उम्र से कम है। तो मैं ज़्यादा फोकस उन 24% पे करना चाहता हूँ जिनकी उम्र 15 साल से कम है, बिकॉज बेसिकली दे आर द माइनर्स। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो माइनर्स है तो हम उनको जैसा इन्वायरमेंट में रखेंगे, हम उनको जैसी बातें सुनाएंगे, जैसे वातावरण में रखेंगे, जो वो सुनेंगे कल होके वो वैसा ही बनेंगे।
इट्स लाइक कि वो एक मिट्टी के घड़े की तरह, कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह है कि आप उसे जिस सांचे में डालेंगे कल होके वो वैसा ही बनकर निकलेंगे। अगर आज हम उनको ऐसी सोसाइटी में रख रहे हैं जहाँ की गाली को एज अ प्रीफिक्स एंड एज अ सफिक्स यूज किया जा रहा हो, बच्चे, आप जरूर सुनते होंगे कि बच्चे आपस में बात जब करते हैं तो गाली को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं सबसे पहले, और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एज अ सफिक्स यूज करते हैं, खत्म करने से पहले और शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद गाली को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में रखेंगे और जहाँ पे ये चीज़ तो है ही, और जो ऐसा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऐसी चीज़ें आ रही है जहाँ डार्क कॉमेडी के नाम पे डार्क ह्यूमर की, कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी फैलाया जा रहा है, ह्यूमर के नाम पे वल्गर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बच्चे कल होकर वही सीखेंगे। जो माइनर्स है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, वो वही सीखेंगे और वो वैसा ही ढलते जाएंगे और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली दे आर माइनर्स और उनको तो यही लगेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम समाज में देख रहे हैं वही सही है। तो 4-5 साल बाद जब वो मैच्योर होंगे, 18+ होंगे, तो उनके माइंड में तो ये रहेगा कि जो हम लोग ने बचपन से देखा है और जो बचपन से सीखा है वो सही है, वो गलत है नहीं, बट विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। जो हम आने वाले जो जनरेशन है, जो अभी 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो आगे सब चीज़ों को टेक ओवर करेंगे, बेसिकली हम उनको एक बहुत ही दलदल में, एक गंदी सी दलदल में धकेल रहे हैं अपने फायदे के लिए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, कुछ यूट्यूबर्स द्वारा। बिल्कुल सही भैया ने बताया कि जिस तरह से अभी के समय में आप देख रहे होंगे अपने आसपास में कि गाली को एज ए स्वैग देखा जाता है। बिल्कुल। और गाली दे करके लोग फूल ना समझ करके अपने आप को कूल समझता है। कूल, बट बेसिकली दे आर द फूल, बट उनको लगता है वो कूल है। ये सच्चाई है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैं ये बात किया हूँ कि लोग गाली दे करके अपने आप को कूल समझता है। तो ये जो अलग लेवल से हमारे समाज में इस तरह से दिमाग की तरफ फैल रहा है ना, कि जो आपको बहुत सारा मतलब कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, और समय से पहले लोग नॉलेज नहीं है लेकिन वो वाला फील्ड में मैच्योर हो जा रहे हैं। मैच्योर नहीं बोल सकते उसको, इमेच्योरिटी। हाँ, उसको हम इमेच्योरिटी कहेंगे। मैच्योरिटी वो होता है जो, देखिए, सक्सेस का और नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप अगर सोच रहे कि मैं इन सब प्लेटफॉर्म से सीख के मैं मैच्योर मर रहा हूँ, तो देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स अ इमेच्योरिटी, एंड वॉट एवर यू विल डू इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन दे विल डू बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इमेच्योरिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी। जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज़ का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज पे, स्पेशली महिलाओं पे, बच्चों पे, डिसेबल्ड पर्सन पे। तो एक बहुत ही जो नई जनरेशन है, अगर वो इसी माहौल में रही तो मेरे ख्याल से इट कैन बी अ वेरी डिजास्टर फॉर द नेशन। तो अब आते हैं कि इसका मतलब ये सारे तो प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सब क्या बोलते हैं उसको, बड़ा फिगर की वजह से ये लाइमलाइट में आया है, नेशनल टीवी पर आया है। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप कि किस तरह से मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है? आपके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी सवाल है कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कि मैं जहाँ तक मुझे पता है कि ऑलरेडी भारत में कई सारे लॉज बनाए गए हैं ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। हम देखते हैं कि IT एक्ट है, उसके अलावा डिफेमेशन के लिए अगर कोई किसी का बेइज्जत करता है या उसके डिसेबिलिटी पे कोई कमेंट करता है तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ बनाए गए हैं। बट मेरा कहना ये है कि जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगा, जब तक सोसाइटी उस लॉज को नहीं अपनाएगा, कोई लॉ दुनिया का चेंज नहीं कर सकता सोसाइटी को। लॉ इज फॉर द सोसाइटी एंड वी शुड अडॉप्ट दैट सोसाइटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है, दुनिया का कोई लॉ उस पर अप्लीकेबल नहीं है जब तक कि उस चीज को हम खुद अपनाएं, हम अपने आप में उसको डालें, तब तक इस चीज का कोई समाधान नहीं है। और बेसिकली, और ये बात सही है कि मुझे लगता है कि इस पे और सख्त कानून बनने चाहिए ताकि फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर अगर कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल मौज मस्ती के लिए अगर ऐसा वीडियो बनाना भी चाहे, बनाने का भी सोचे, तो वो इस चीज़ को ना बना पाए और ना ही उस चीज़ पे एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसा लॉ आना चाहिए जिससे कि कोई इस तरीके का कंटेंट पब्लिकली ना डाले।
और मैं यही कहूँगा कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बने। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का एपेक्स कोर्ट है, अगर वो इस चीज़ को स्वतः संज्ञान ले और इस पे एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है इस फील्ड में फिलहाल के लिए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आज हम कूल समझ रहे हैं, जिस गाली गलौज के वातावरण को हम समझ रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, बेसिकली दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हाँ, गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि लोग ऐसा कदम उठाने से पहले या ऐसा कंटेंट बनाने से पहले सोचें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि लोग को इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको खुद से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहिष्कार करने हैं, मतलब रिपोर्ट करने हैं सोशल मीडिया से, या नॉट इंटरेस्टेड करने हैं, क्योंकि आप जितना उसको व्यू दोगे वो उतना ही ज़्यादा लीगलाइज एक तरह से हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो आज विवाद खड़ा हुआ, अगर इस चीज़ को पहले या दूसरा एपिसोड में ही रोक दिया जाता, अगर किसी ने इस पर आवाज़ उठाई होती, तो आज शायद इतनी वल्गरिटी और जिस तरह की न्यूडिटी शब्दों का इस्तेमाल किया गया पब्लिक फोरम पे, शायद ये होता ही नहीं। तो अनटिल अनलेस यू विल एंजॉय, नथिंग विल चेंज, सो यू हैव टू कम फॉरवर्ड। हमेशा मतलब एक क्या बोलते हैं ना कि जिससे उम्मीद नहीं होता है ना, अगर वो गलत करता है तभी वो लाइमलाइट में आता है, अदरवाइज तो जो गलत करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर ही हैं। बस हाँ, इंडिविजुअल से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम यूज करें, कम से कम उसको लीगलाइज करें। सबसे बड़ी बात ये कि आपका बच्चा क्या यूज कर रहा है ना, उस पर रेगुलेशन लगाएं। और मोबाइल में बहुत सारा ऐसा किड के लिए फीचर दिया हुआ रहता है कि जैसे आप बच्चे तो बिना मोबाइल के मानेंगे नहीं, जैसे बच्चे को मोबाइल दे तो किड मोड ऑन करके दे दें। एक किड मोड होता है, आप YouTube पर भी सर्च करके, कहीं से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको खुद से ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा के अंदर जो भी एक चीज़ें चल रही है वो सही तरीक़ा से चले, अदरवाइज वो समय से पहले बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। और भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि भैया ने हमसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू, आपका मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पर आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर बात करना है। मैं बेसिकली 3 से 4 टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। पहला है करियर अवेयरनेस, दूसरा है सोशल अवेयरनेस, तीसरा है आपका बिहार अनफिल्टर्ड ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, या ऐसे चीज़ जो जिससे समाज को एक अवेयरनेस मिले, मैं उस प्रकार के वीडियो बनाना पसंद करता हूं। तो अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, अगर मेरे से बात करना चाहें, तो बिल्कुल ओपन हैं हम। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।